नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, जहां अब आरएसएस की तर्ज पर बीजेपी ने स्वयंसेवक तैयार किए हैं। स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करेगी बीजेपी। स्वयंसेवकों की फौज बीजेपी तैयार करेगी। लोगों को जागरूक करने का काम ये स्वयंसेवक करेंगे। इसमें एक टीम बनेगी, एक पुरुष एक महिला डॉक्टर शामिल होंगे और अब वो लोग, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे लोगों को जागरूक करना है और ये लोग मिलकर फिर लोगों को जागरूक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन भाग 1 भाग 2 दोनों समय चलाया है। हम लगातार हर एक की मदद के लिए तत्पर रहे हैं, राजनीतिक दल के भी तौर पर भी, सामाजिक सरोकारों के साथ, सेवा की भावना के साथ। इसी दृष्टि से स्वास्थ्य स्वयंसेवक हर गांव में एक महिला एक युवा और हर मंडल पर एक डॉक्टर एक महिला एक युवा, हमारे कार्यकर्ता जो लोगों की मदद कर सकें, इनको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ में हम लोग पूरी तैयारी पूरी योजना के साथ काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समाज को दरकार हो तो ये स्वास्थ्य स्वयंसेवक अपनी ओर से एक पूरे प्रशिक्षित होकर मदद कर पाएं। और खबर भोपाल से, जहां कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। प्रदेश में SC/ST वर्ग सुरक्षित नहीं, राज्यपाल से SC/ST को लेकर की बात। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कमलनाथ को अपना इतिहास नहीं पता, उनके समय में क्या SC/ST वर्ग सुरक्षित था। तो अब कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, SC/ST वर्ग को असुरक्षित बताया है और अब उस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ के समय क्या SC/ST वर्ग सुरक्षित था। मैंने राज्यपाल जी से कभी भेंट करी जी, उन्हें अवगत कराया कि हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति SC/ST कितने असुरक्षित हैं। कितनी घटनाएं हुई हैं, ये देश के इतिहास में नहीं हुई। राज्यपाल जी ने ट्राइबल्स के बीच में समाज सेवा का काम किया है, उनको अनुभव है समाज सेवा का। मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका प्रयास रहे, आपकी प्राथमिकता रहे कि हमारे SC/ST प्रदेश के सुरक्षित रहें। कमलनाथ जी को अपना इतिहास नहीं मालूम कि जिस वो राजनीतिक दल से आते हैं, उस राजनीतिक दल में अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षित था क्या? 72 साल की आज़ादी से लेकर देश और प्रदेश में कितने साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे? क्या अर्जुन सिंह के राज में अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षित थे? मोतीलाल वोरा जी के राज में सुरक्षित थे? श्यामाचरण शुक्ला जी के राज में सुरक्षित थे? किसके राज में? क्या कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के राज में सुरक्षित थे? चौराहे पर बेटियों को घसीटकर बलात्कार हुआ है आपके राज में। विधानसभा परिसर में बलात्कार हुए अनुसूचित जाति जनजाति के बेटियों के साथ। और जो अपराध आपके समय हुआ है, आपने अनुसूचित जाति जनजाति को केवल वोट का अस्त्र मान लिया है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर ऑफिस में जिला योजना समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में कहा कि इंदौर में गर्भवती महिलाओं के लिए 1500 बेड का एक अलग से हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर कोविड पॉजिटिव महिलाओं का इलाज किया जाएगा। साथ ही प्रभारी मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के परिजनों को 1 माह के अंदर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही इंदौर के बंगाली ब्रिज का नाम माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा जाएगा। इंदौर के महाराजा यशवंत राय हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया जाएगा। शहरों में इस बार हमारा जो वैक्सीन है वो बड़ी संख्या में लग गया है, और वैक्सीन जब लग जाती है तो प्रभावित उतना ये बीमारी औरों को नहीं करती। अब सवाल आपने बच्चों का जो उठाया, 18 तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाए, पर 18 से नीचे वाले बच्चों की वेंटिलेटर की और दूसरी सुविधाओं की आपने बात की है। इसलिए मैंने अभी जब मैं बोल रहा था तो मैंने 1500 बिस्तरों का जिक्र किया था आपसे। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1500 ही है ना बिस्तरों की व्यवस्था की हुई।
ग्वालियर में टाइगर पॉलिटिक्स फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने शहर के कई इलाकों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो वाले पोस्टर्स लगाए, जिन पर लिखा गया कि टाइगर इज बैक। ये पोस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के बाहर और फूलबाग चौराहे के साथ साथ दूसरी जगहों पर लगाए गए। इससे पहले भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया, तब भी शहर के अंदर शेर और उनकी फोटो वाले पोस्टर्स लगाए गए थे, लेकिन अब खुलकर इन पोस्टर्स पर लिखा गया है कि टाइगर इज बैक। फिलहाल टाइगर पर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। महल गेट पर राममानस मंडली योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले बीजेपी ने इसे कांग्रेस के स्वार्थ के चलते उठाया हुआ कदम बताया था। अब सीएम भूपेश बघेल ने इस पर करारा वार किया है। बघेल ने कहा कि हम हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो बीजेपी को क्यों दर्द हो रहा है। राम सबके हैं, किसी एक के नहीं। राम पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं। राम को कोई विभाजित नहीं कर सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो प्रार्थना सभा में हमेशा भजन गाया करते थे, रघुपति राघव राजा, आज़ादी के पहले से, और तब से कांग्रेस के लोग रघुपति राघव राजा राम का भजन गाते हुए प्रभात फेरियां करते थे। तो राम हमारे हैं, थे, हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो केवल राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से वो लोग करते हैं। रायपुर में शिमला के लिए रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकारा। सीएम ने कहा कि आधारभूत संरचना के निर्माण में सरकार ने 1 साल में काफी काम किया है। बीजेपी ने 1 साल के कार्यकाल में जितनी सड़कें मंजूर और निर्माण की थी, उससे कहीं ज्यादा काम हमने मंजूर किया। वहीं उन्होंने महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर कहा कि ये पहली सरकार है जो राज्यों की संख्या कम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल में जितनी सड़कें वो स्वीकृत किए थे, निर्माण किए थे, उससे कहीं अधिक के कार्य हमने न केवल स्वीकृत किए, बट टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है और निर्माण भी कार्य चल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उनसे पीछे नहीं है। किसानों के हित में है तो 7 महीने हो गए किसान धरने पे बैठे हैं, उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। जो काले कानून 3 हैं उसे वापस करने की बात हुई थी। 2 कानून तो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ, तीसरा कानून है सीधा उपभोक्ता से जुड़ा हुआ। और उपभोक्ता से जुड़ा हुआ मैं पहले भी कहता था कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटाए हैं उसका नुकसान सीधा उपभोक्ताओं को होगा। और आज आप देख लीजिए सारे खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है, चाहे दाल की बात हो चाहे तेल की बात हो। और पेट्रोल की बात तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो मतलब तेंदुलकर के सेंचुरी की तरह ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले कहा जाता था प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर पेट्रोल की कीमत हो गई है। अब तो प्रधानमंत्री की उम्र जितनी उम्र है उसे 1.5 गुना बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिए। लेकिन मुख्य रूप से बात ये है कि राज्य का जो उनका सम्मान था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। इंदिरा जी थी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अभी तक के देखने में आया, अटल जी 3 राज्य बढ़ाए, नेहरू जी के समय प्रदेशों का गठन हुआ, इंदिरा जी के समय भी हुआ, अटल जी के समय भी हुआ, अनेक राज्य बने। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री है जिसमें राज्यों की संख्या घटी। निजी अस्पताल को अनुदान देने का मामला नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने निशाना साधा है। कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। अस्पताल के नाम पर अनुदान स्कैम साबित होगा। अनुदान के नाम पर अपनों को फायदा पहुंचाया जाएगा। 30 लाख अनुदान देने की सरकार की तैयारी है। और अब इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुदान स्कैम साबित होगा। कौशिक ने साफ तौर पर यह बात कही है, ये बयान दिया है कि अस्पताल के नाम पर अनुदान स्कैम होगा। अनुदान के नाम पर अपनों को फायदा पहुंचाया जाएगा, यह आरोप लगाया है। स्वास्थ्य को मजबूत करना है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर जो डेवलप करना चाहिए, मशीन नहीं है तो वहाँ पर उपकरण आपको देना चाहिए। आपके पास में डॉक्टर नहीं है तो चिकित्सक की व्यवस्था करनी चाहिए, तो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति मजबूत बनेगी। और आप ये जो प्राइवेट की बात कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल में प्राइवेट अस्पताल की क्या स्थिति रही है।
आपके आयुष्मान भारत योजना के लाभ लोगों को से सरकार ने वंचित किया है, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, खेत को बेच करके उन्होंने पैसा पटाया। दूसरी बात, क्या सरकार ये तय करेगी 30 लाख रुपए देंगे तो गरीबों का उसमें निःशुल्क उपचार होगा और गांव के लोगों को पैसा देना नहीं पड़ेगा, मुफ्त में उनके इलाज हो जाएगी। और बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट पहुंचे निलंबित आईपीएस जीपी सिंह। कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग है। फिलहाल बेंच और सुनवाई की तारीख तय नहीं है, लेकिन जीपी सिंह ने अब हाईकोर्ट का रुख अख्तियार किया है। उनका कहना है कि सीबीआई जांच की जाए और अब हाईकोर्ट में याचिका दी है। फिलहाल कौन सी तारीख को होगा, कब ये इस पर सुनवाई होगी, इसके बारे में कुछ भी अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कार्रवाई के खिलाफ अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की है आईपीएस जीपी सिंह ने। तो निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने अब हाईकोर्ट का रुख अपनाया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामला भी आया है, उनके खिलाफ पेश किया गया है। ये राजद्रोह के मामले को भी चुनौती दी जाएगी, ऐसा निर्देशित किया गया है हमारे कार्यालय को, तो वो भी तैयारी चल रही है, वो शायद सोमवार को वो भी पेश हो जाए। इस मामले में जो पक्षपात पूर्ण कार्यवाही पुलिस कर रही है, उस पर हमें ऐसी सूचना है कि जो गवाह बनाए गए हैं वो सारे गवाह जिनकी संपत्ति है, जो प्रॉपर्टीज जिनको बिलोंग करती है, वो सारे लोगों ने पिटीशन दिया है कि हमें थर्ड डिग्री जिसे कहें, हम पर दबाव डालकर ये बताया जाने की कोशिश की गई है कि ये प्रॉपर्टी जीपी को बिलोंग करती है और हमारी नहीं है, जबकि स्थिति उल्टी है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज होने पर बढ़ा सियासी संग्राम। बीजेपी नेताओं ने उठाए सरकार पर सवाल। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान, ये बेहद गंभीर मामला है। सरकार बताए छापे में कौन से दस्तावेज मिले, राजद्रोह के केस का आधार क्या है। धर्मलाल कौशिक के बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया। मामले पर मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया। सरकार को अस्थिर करने की हो रही कोशिश, जीपी सिंह के साथ विपक्ष के बड़े नेताओं की मिली भगत। और इस पूरे मामले पर धर्मलाल कौशिक और साथ ही अमरजीत भगत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एडीजी रैंक का कोई अधिकारी हो और वो यदि षड्यंत्र में शामिल हो तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का अधिकार है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो सरकार के ऊपर खतरे की घंटी आ गई और उसके बाद में उसके ऊपर राजद्रोह का मामला यदि कायम हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि ऐसा कौन कौन सा कार्य उन्होंने किया है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता के सामने सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बात है, कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है और कोई बड़ा षड्यंत्र का कोशिश था जो मिल करके और इस प्रकार की जो बात आप जो कह रहे हैं उसको अंजाम देने का कोशिश था, तो जो हुआ है ठीक है। और रमन सिंह ने सरकार पर हमला किया है। ट्वीट कर भूपेश सरकार पर उठाए सवाल। 2.5 साल में प्रदेश में अंधेरा कायम है, अव्यवस्थाओं और बदहाली का अंधेरा कायम है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं दे पा रहे हैं, ना ही घरों में रोशनी हो पा रही है। तो अब एक बार फिर से निशाना साधा है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने। भूपेश सरकार पर हमला किया और लिखा 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था और बदहाली का अंधेरा कायम है। सरप्लस बिजली वाला राज्य होने के बाद भी बघेल सरकार ना तो किसानों को सिंचाई के लिए बिजली दे पा रही है और ना ही घरों में रोशनी हो पा रही है। हर वर्ग प्रताड़ित है, सब लोग परेशान हैं, हर कोई गुस्से में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खास पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने कोदो कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय लिया है। इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। अब छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी और रागी का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की तैयारी की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य न केवल 3,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया, बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये देगी। धान के बदले कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है।
और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। प्रवेश प्रक्रिया जारी है, शिक्षक जल्द ही नियुक्त हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर ये बड़ा बयान। अच्छे परिणाम के लिए कसावट जरूरी, जहां आवेदन ज्यादा वहां लॉटरी सिस्टम से मिलेगा प्रवेश। शिक्षक भर्ती ना उठने पर सवाल उठ रहे थे, लगातार शिक्षक भी इसको लेकर सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन भी किया था और अब प्रदर्शन भी किया था, और अब बड़ा बयान दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया जारी है, अच्छे परिणाम के लिए कसावट जरूरी है। कमलप्रीत सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है, जहां आवेदन ज्यादा वहां लॉटरी सिस्टम से मिलेगा प्रवेश। शिक्षक भर्ती ना होने पर ये सवाल उठे थे और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की, शिक्षा सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जल्द ही शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। ये बड़ी खबर बता रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, और लगातार शिक्षक भी इंतजार कर रहे थे और अब ये बड़ी खबर है, जल्द ही नियुक्ति होगी। शिक्षक भर्ती ना होने पर सवाल उठ रहे थे। आधुनिक शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश का दौर जारी है। आगे किस तरह की प्रक्रिया है, बच्चों को कब तक शिक्षा मिल पाएगी, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिक्षा का सत्र जो है प्रारंभ हो गया है, ऐसे में बच्चों को कब तक शिक्षा का लाभ मिल पाएगा यहाँ? देखिए, जो स्कूल खुलने का जो बृहद निर्णय है वो तो उच्चतम स्तर पर लिया जाएगा, लेकिन पढ़ाई तो हर द्वार के माध्यम से और मोहल्ला क्लास के माध्यम से। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि स्कूल तैयार है, प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों की अभी भर्ती नहीं हुई है, तो शिक्षा कैसे दिया जाएगा? देखिए, इसमें सेटअप स्वीकृत हो गया है। प्रत्येक स्कूल में 43 का सेटअप है, प्रचार्य है, जिसमें अलग अलग व्याख्याता हैं, अलग अलग विषय के। इसके अलावा क्लास 4, क्लास 3 ये सारे कर्मचारी भी हैं। ये प्रक्रिया क्योंकि अभी सेटअप स्वीकृत हुआ है और आवेदन लेने और अन्य काम तो पहले, और इसमें उत्कृष्टता का देखिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये हम इसको उत्कृष्ट स्कूल बना रहे हैं, तो थोड़ा जांच परख कर ही प्रचार्य और अन्य टीचर्स की भर्ती हो रही है, जिनको अंग्रेजी का भी ज्ञान हो, लीडरशिप क्वालिटी भी हो और अपने विषय को भी अच्छे से जानते हों। तो इसलिए थोड़ा समय उसमें लग रहा है, लेकिन प्रयास है कि भर्ती भी इस माह कर दी जाएगी। अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी का ज्ञान या अंग्रेजी में पढ़ाई की एक निजी क्षेत्र हो चाहे शासकीय क्षेत्र हो, उसमें एक उसकी वैल्यू है, उसके आधार पर लोगों को काम भी मिलता है। अगर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तो ज़्यादा बेहतर काम भी हमने देखा है कि बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, होटल में, कई जगह उसमें नौकरी पाने में इसका लाभ है। और जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ये सब भी अंग्रेजी में होते हैं। तो यदि कोई बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा है तो उसको इन कोर्सेज में भी वो अच्छा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्थानीय बोली है उसका कोई उपेक्षा, हिंदी को भी साथ में पढ़ाया जा रहा है, हिंदी एक विषय के रूप में भी उपलब्ध है, लेकिन माध्यम से उसका ज़्यादा कमांड अंग्रेजी में बन पाएगा और उसको जीवन में अच्छे अवसर आगे मिल पाएंगे। ऐसी एक आम धारणा भी है और शासन के भी ध्यान में ये बात है। तो इस तरह बातचीत से स्पष्ट है कि जो जोर लगाया जा रहा है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को लेकर, व्यवस्थाएं कर ली गई है, देर से सही शिक्षा दुरुस्त मिलेगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, एमपी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है। 13 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस पर ताला लगेगा। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने बयान दिया और साथ ही उनका कहना था कि अधिकारी दबाव बना रहे हैं, निरीक्षण के दबाव बना रहे हैं और अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। 12 जुलाई से बंद हो जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस। हड़ताल की, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है स्कूल एसोसिएशन ने। 12 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, सभी तहसीलों में, सभी ब्लॉकों में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और 12 तारीख को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। 13 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हम अपने स्कूलों की चाबी भी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप देंगे और भोपाल में हम लोग आयुक्त लोक शिक्षण संचालय को चाबी सौंप देंगे कि अब अपना, अगर हम पे विश्वास नहीं है तो अपना स्कूल चला लीजिए।
तीसरी लहर आने को तैयार है, लेकिन डिंडौरी में ऑक्सीजन प्लांट तैयार नहीं हो पा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने भले ही ऑक्सीजन प्लांट के निर्देश दिए हों, लेकिन जमीनी स्तर पर बहाल होने में देरी देखी जा रही है। विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने आरोप लगाया है कि जिला अस्पताल के पास ऑक्सीजन प्लांट का स्ट्रक्चर महीनों पहले तैयार हो चुका है, लेकिन मशीन नहीं लगाई गई। जब दूसरी लहर आई प्रदेश में, जब देश में, तो ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई, और इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समस्या को स्वयं प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है, तब जाकर के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लिया है। ये प्रमाणित है। अब देश के लोगों को ये स्पष्ट रूप से कह तो नहीं पाए माननीय प्रधानमंत्री जी, पर स्वास्थ्य मंत्री जी का इस्तीफा इस बात को इंगित करता है कि ये अव्यवस्था चरम सीमा पे हुई, और स्वास्थ्य मंत्री की इस्तीफा पर्याप्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। भारत योग भ्रमण यात्रा के दौरान मेहुल लखानी डिंडौरी पहुंचे, जहां समाजसेवी ने उनका स्वागत किया और आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मेहुल लखानी अब तक 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। आपको बता दें, देश में योग को बढ़ावा देने, स्वस्थ रहने के लिए साइकिल यात्रा के जरिए मेहुल लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 21 जून से उन्होंने यात्रा की शुरुआत होशंगाबाद से की थी। मेहुल जहां भी रुकते हैं वहां योग करके लोगों को जागरूक करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।